प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हिंदी विषय में 12वीं कक्षा में हम काव्य भाग पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों, अब तक हमने 5 कवि पढ़ लिए हैं। हम छठे कवि में आ गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह। काव्य को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। यदि आप कविता पढ़ रहे हैं तो उसे जब तक अपने हृदय में, अपने भावों में नहीं उतारते, तब तक कविता आपको समझ में नहीं आती है, न आपको सही से भावपूर्ण उतार पाती है। प्यारे बच्चों, सही तरीके से कविता का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। आइए आज हम शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता उषा पढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार शमशेर बहादुर सिंह, जो प्रयोगवादी कविता के बहुत बड़े आधार स्तंभ हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि उनका प्रेम जो था वो प्रकृति के प्रति बड़ा अटूट था। प्यारे बच्चों, एक बार देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह। जन्म 13 जनवरी सन 1911। 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में है। उनकी प्रकाशित रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ में मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन। सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान तथा कबीर सम्मान सहित अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित। निधन सन 1993 अहमदाबाद में। प्यारे बच्चों, उन्होंने अपने भावों में से लिखा है, अपने काव्य में, अपने साहित्य में लिखा है, तुमने धरती का दर्द पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। तुमने धरती का दर्द तो पढ़ा है, लेकिन उसकी वास्तविक जो प्राण धारा आप समझ नहीं पाते हैं। उसकी सहजता में ही उसके प्राण है, वास्तविकता उसके प्राण है। यानी कि कहने का मतलब, धरती का जो पद है वो आपने केवल समझा है। धरती के अंदर भी बहुत प्राण होते हैं, बहुत से भाव होते हैं, उनको आप समझें। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता एक एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह कविता एक ओर साहित्यिक चित्रकला और संगीत की ओर, दूसरी ओर जो है मूर्तता वास्तविकता, यानी कि जो है सजीवता से निर्जीवता की ओर, इंद्रियों को इकट्ठा करना तथा इंद्रियों के साथ भावों को भी इकट्ठा की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी कवि शमशेर बहादुर की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है। पहले भी हम बता चुके हैं बिंब धर्मी कवि क्या होते हैं। दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब एक बहुत बड़े कवि के रूप में हो, जैसे पतंग कविता में है बिंब, या फिर इस कविता में बिंब है। उनकी यह बिंब धर्मिता शब्दों में रंग, रेखा और कुची बनावट की अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है, जज्बा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं से की दूरी को न केवल मिटाता है, दूरियों को मिटाता है, बल्कि भाषातीत, बहुत पुरानी भाषा से, भावों से जुड़ जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। ओ माध्यम क्षमा करना, उनके भाव हैं, ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज, स्वभाव अलग से है। उर्दू के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों पर दिया है। ये उनके व्याकरणिक विशेषता है। प्यारे बच्चों, उन्होंने किस तरह से जो है अपने काव्य में व्याकरणिक विशेषताओं को उतारा है।
उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं क्योंकि उर्दू के लेखक हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि, सचेत जागृत, सोई हुई इंद्रियों का नहीं, आँख कान नाक 5 इंद्रियां होती हैं, इन इंद्रियों का, सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम पीड़ा संघर्ष और सृजन, प्रेम प्यार पीड़ा दुख संघर्ष जूझना और सृजन निर्माण को गूंथकर कविता का महल बनाता है। कितनी अच्छी बात कही है, महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनगुंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है, पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी लालायित कर देती है। प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ, प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा प्रयोगवाद के आधार स्तंभ कवि कहे जाते हैं, उनको जनक कहा जाता है। उन्होंने 1943 में ऐसे वाद का शुरू किया था। प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ, इसलिए कहते हैं 1943 से प्रारंभ। कविता शिल्प संधि बहुत से प्रयोग लेकर आई है, नई कला, व्याकरण की नई विशेषता और नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता को उपकरण बने हैं। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया है। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक, नए अर्थ की भावों को भरने का भी प्रयास इन प्रयोक्ता कवियों ने करने का प्रयास किया है। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना, उन्होंने अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर, मानवीय जीवन चित्रों के भावों से जुड़कर, प्रकृति यानी कि प्रकृति से तो प्रेम करने वाले कवि ही, होने वाले परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है, उन्होंने समझाया है। प्रस्तुत कविता उषा, प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल, प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है, प्रकृति का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। यानी कि उषा कविता में मेन बात यही है। प्यारे बच्चों, यहाँ सब कुछ उसने दे दिया है, इस लाइन में पूरी कविता को समाहित कर दिया है। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल, सूर्योदय जब सूर्य उगता है उससे पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यानी कि प्रकृति में जो पल पल परिवर्तित होते रूप, भोर से लेकर के और सूर्योदय तक होने वाले परिवर्तन को उन्होंने अपने शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। प्राकृतिक सौंदर्य सुबह के समय में सूर्योदय से पहले होने वाले सौंदर्य को उन्होंने अपने शब्दों में बांधने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कि कितना पल पल परिवर्तित पूर्वांचल में रूप बदलता रहता है। यह कविता भी इनका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के सुबह के आसमान को मूक दृष्टा, कवि भोर के सुबह के आसमान को मूक दृष्टा यानी कि चुपचाप रहने वाला, बिना बोले, मूक दृष्टा चुपचाप देखने वाला नहीं है वह, यानी कि चुपचाप देखने वाला नहीं है। यानी कि जो सुबह सुबह परिवर्तन हो रहा है उसको चुपचाप नहीं देख सकता, उसमें उसको शब्दों में बांध देता है। वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। वह भोर सुबह की आसमान की गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा सृष्टा निर्माण करता भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवित परिवेश की कल्पना करता है, सजीव प्राण सहित, जैसे कि मानता है कि जैसे प्रकृति में सामने प्राण हों और वे हलचल जो क्षण क्षण परिवर्तित होता रूप, उसे ऐसा लगता है जैसे
उसमें प्राण हो, जो गाँव की सुबह से जुड़ता है। सच में तो उसमें जो प्राण आते हैं वो गाँव की सुबह से जोड़ करके कवि उसे बड़ा प्रसन्न हो जाता है, यानी कि सुबह होने वाले परिवर्तन को गाँव से जोड़ देता है। वह सील है, गीला है, नमी है, राख से लिपा हुआ चौका है। जैसे किसी ने राख से लीप दिया हुआ ऐसा चौका बताया है। वह और है स्लेट की कालीमा, यानी कि ये रूप कभी सील, कभी राख से लिपा हुआ चौका, कभी स्लेट की कालीमा पर चाक रंग मलते हुए अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ, यानी कि इतना इतना प्रतिक्षण जो प्रतिपल होने वाले रूप परिवर्तन का वर्णन किया है। वह सील राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, जहाँ रंग है, अपने आप में गति है और भविष्य की उजाला है। भविष्य का वहाँ पर प्रकाश बना हुआ है और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास, और कालिमा को, अंधेरे को, ज्ञान को चीर कर साफ कर कर एहसास कराती सुबह की समय जो उषा है। उषा एक अपने आप में उद्भुत नाम है। सूर्योदय से पहले का जो समय है, कवि ने उसको उषा की संज्ञा दी है। कितना सुंदर नाम दिया है, यानी कि हर कालिमा को पूरी रात को चीर कर, पूरी रात को हटाकर आने का एहसास करती उषा है। बहुत सुंदर रूप में हमारे सामने प्रकट हुई है। और सब सुबह उठते हैं, यदि हम भोर में देखते हैं, सूर्योदय से पहले देखते हैं, तो प्रकृति का नज़ारा अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है। उसको देखने वाले सब नहीं होते हैं, उसको देखने वाला कवि हृदय ही उसको देख करके अपने भाव में उतार करके उसे प्रसन्नचित हो जाता है। तो सिर्फ देखने का नज़रिया होता है। प्यारे बच्चों, आगे हम इस तरह से, ये हमारी विशेषता थी। और इसके बाद में ये पाठ का सार, सौंदर्य, पाठ का भाव ये था। और हम अब पढ़ रहे हैं हमारे सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कविता। प्यारे बच्चों, आज तक परीक्षा में उषा कविता से ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ कार्य नहीं आया हो। चाहे प्रश्न आओ, चाहे प्रश्न छांटने के लिए आओ, यानी कि जरूर कार्य आता है। उषा कविता अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छोटी सी कविता है, बहुत सारे भावों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। इसीलिए इतनी छोटी कविता एनसीईआरटी के अंदर लगा करके उन कवियों ने देखिए कितना बड़ा कार्य किया है कि हाँ, इसके अंदर कुछ भाव हैं, तभी तो हमें पढ़ने के लिए उन्होंने ये कविता दी है। प्रकृति सौंदर्य से जुड़ी कविता हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, बशर्ते कि इसको भावों से जोड़ना चाहिए, सुनना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस कविता के काव्य सौंदर्य की बात करूं तो मैं भाव सौंदर्य की, तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य की बात करता हूं। प्रकृति के सौंदर्य का बड़ा ही सुबह सूर्योदय से पहले का बहुत सुंदर नज़ारा प्रस्तुत किया है कवि ने। इसके बाद कविता में खड़ी बोली का प्रयोग है, और कविता में भोर के वातावरण का अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। सवेरे के वातावरण का गहरा गहरा नीला रंग होता है, उसे उभारने के लिए कवि ने शंख की सुंदर उपमा दी है। इससे भी सुंदर उपमा राख से लिपा हुआ किला चौका, ये बिम भोरकालीन गहरे रंग और नमी को साकार करता है। कवि को वातावरण चित्रण में अद्भुत सफलता मिली। चौके के कारण कवि प्रातःकालीन पवित्रता को भी उभार सका है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है। प्यारे बच्चों, राख पड़ा, यानी कि राख से जो लिपा पड़ा है, राख से आगे तक ये जो है, ये सारा का सारा इसके अंदर उपमा है। और जैसे अत्यंत छोटी छोटी शब्दों से, तीन तीन वर्ण वाले शब्दों से एक बहुत ही सुंदर जो है काव्य की सामीप्यता, सुंदरता का मेल किया है। मौलिक कल्पना है, नवीन उपमानों का प्रयोग है, वर्णन में चित्रात्मकता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद में मैं आपको कविता का जो है, इसमें प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है, कविता में व्याकरण की विशेषता बता रहा हूँ। हिंदी की खड़ी बोली में कविता है और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है।
कवि ने मानवीकरण भी किया है, अलंकार है, उपमा अलंकार है, और बहुत सारी सौंदर्यता जो भी आएगी मैं आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों देखो, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः का नभ था, जब सूर्य उदय होने वाला है उससे पहले प्रातः, प्रातः नभ था, आसमान था पूर्व दिशा की तरफ, बहुत नीला, नीला बहुत नीला, शंख के समान। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार एक एक पंक्ति का से स्पष्ट करना आता है आपके लिए। प्रातः का नभ था बहुत नीला शंख के समान, भोर का नभ, सुबह का नभ, यानी कि सूर्योदय से पहले का आसमान, सूर्य गगन। कवि कहता है ऐसा लगा जैसे राख से लिपा हुआ चौका, ऐसे लगा जैसे राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ऐसा कोमा में बंद करके बात को और प्रभावशाली बना दिया कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका, ऐसे देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे वह अभी भी गीला पड़ा है, किसी ने राख से जो है लीप दिया हो, चौका लगा दिया हो। पहले हमारे घरों के अंदर जो रसोई होती थी, दीवारें होती थी, उनको गाय के गोबर से, मिट्टी से लीपा जाता था। आजकल पक्के मकान हो गए हैं, चूल्हे तो फिर भी आजकल लिपे जाते हैं मिट्टी और जो गोबर से, गाय के गोबर से। तो उसी तरह से कहता है किसी ने राख से, जैसे राख को गीला करके उसे लीप दिया, और बिल्कुल काला नहीं है, हल्का काला रंग है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि ये पहरा है, इस पहरे की बात करें तो इसमें जैसे देखते हैं इसके प्रश्न कि कवि ने प्रातःकालीन वातावरण को समानता नीले शंख से क्यों की गई है। कवि ने, जैसे पहला प्रश्न इसमें छांटने का आता है कि कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से क्यों की गई है। तो इसमें हम बताएंगे भोर के समय वातावरण न तो गहरा काला होता है और न उजला हुआ होता है, उसका रंग नीले शंख जैसा बुझा बुझा होता है, इसलिए नीले शंख की उपमा कवि ने सुंदरता से दी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है। भोर से के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है। राख से लिपे जाने का रंग गहरा सुरमई होता है, एकदम गहरा होता है। भोरकालीन वातावरण भी ऐसा ही सुरमई होता है, इसी कारण एकदम सुर्ख, एकदम लाल, एकदम काले रंग का होता है, इसीलिए उनकी समानता दोनों से की गई। इसके आधार पर अगला प्रश्न है इसी पैरे का, प्यारे बच्चों, चौके के गोले होने का क्या प्रतीकार्थ है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं, इस प्रकार के प्रतीकार्थ समझाइए, हास्य समझाइए, गूढ़ रहस्य समझाइए। चौके से गोले होने का क्या प्रतीकार्थ है, चौके से गोले होने का क्या प्रतीकार्थ है। देखिए, जैनकी कवि कहता है कि प्रातःकालीन वातावरण में ओस और नमी है, गीले चौके में भी यही नमी है, अतः दोनों की समानता के कारण चौके को गीला बताया गया है। इसका प्रश्न है अगला है, इस काव्यांश के आधार पर प्रातःकालीन वातावरण का वर्णन या चित्रण कीजिए। प्रातःकालीन वातावरण में ओस की नमी है और इसका रंग गहरा सुरमई है। इस समय किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, ओस से सारा प्रदूषण समाप्त हो जाता है, अतः चौके जैसा पवित्र समय होता है, लिपा हुआ समय प्रतीत होता है। इसके बाद में काव्य सौंदर्य हैं, प्यारे बच्चों काव्य सौंदर्य प्रस्तुत करेंगे। तो काव्य सौंदर्य में बताएंगे, इस वर्णन में कवि ने भोर का वातावरण अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। इसमें बताएंगे इसे उभारने के लिए कवि ने शंख की उपमा दी है। इससे भी सुंदर उपमा जो है कवि ने राख से लिपा हुआ चौका, गीला चौका से दी है। यह भी भोरकालीन गहरे रंग और नमी को साकार करता है। कवि को वातावरण चित्रण में अद्भुत सफलता मिली है। चौके के कारण कवि प्रातःकालीन पवित्रता को भी उभार सका है।
काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य की दोनों बातें इसमें समाहित हैं। और आगे लिखेंगे शंख जैसे में उपमा अलंकार है, राख में पड़ा हुआ उपमा अलंकार है, अत्यंत सरल हिंदी की खड़ी बोली की सहजा अभिव्यक्ति हुई है। जगह जगह उपमा अलंकार छोटे छोटे शब्दों से बात को प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बनाने का कवि ने प्रयास किया है। कवि की मौलिक कल्पना इसमें समाहित है। नवीन उपमानों का प्रयोग है, वर्णन में चित्रात्मकता है और इसमें बिंब धर्मिता दृश्य बिंब सौंदर्य कवि ने प्रस्तुत किया है। दृश्य बिंब से कविता और भी अधिक सुंदर बन पड़ी है। और आगे हम चलेंगे, यानी कि इस प्रकार से सारे के सारे प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। ये कविता आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कविता को ध्यानपूर्वक समझें, सुने, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, नमस्कार।